चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिनिधि 11-12 अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमारे टू सर इन लव विद। ठीक है, यहाँ पे इस नॉवल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम नॉवल के एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला लेक्चर, इसके बाद मेरे 2 लेक्चर्स और आएंगे जहाँ पे मैं बाकी सारी चीजें आपको क्या कवर करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉवल है किस चीज के बारे में। ये नॉवल है आपके एक सर के बारे में, ईया ब्रेथवेट के बारे में, जो हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। इनके साथ गिलियन है, मिस डेल एवंस है, डेनहम है, पमेला रेर है और मिस्टर फ्लोरियन है। ये हमारे कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो कहानी की जो शुरुआत होती है, ये कहानी जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। क्या ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है? मतलब इसके जो राइटर है वो खुद ईया ब्रेथवेट है, जो अपनी कहानी के बारे में यहाँ पे क्या बता रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट नॉवल हमें नहीं दिया गया है। जहाँ पे ईया ब्रेथवेट की जो एक्चुअली जो ओरिजिनल नॉवल है, वो पूरा का पूरा नॉवल हमें यहाँ पे नहीं दिया है। उस नॉवल में से एक चैप्टर, मतलब उनके लाइफ का जो एक इवेंट था, उस इवेंट के बारे में यहाँ पर हमें इस हमारे 12th स्टैंडर्ड के सेक्शन 4 के सेकंड नॉवल में हमें दिया गया है। समझ में आ गया? इसमें सबसे पहली चीज, हमें एक बैकग्राउंड समझना जरूरी हो जाएगा कि यहाँ पे ईया ब्रेथवेट कौन थे और ये इवेंट किस चीज के बारे में है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ईया ब्रेथवेट का जो बर्थ हुआ था वो 27 जैन 1912 को हुआ था, और वहीं पे उनकी जो डेथ हुई थी वो 12 दिसंबर 2003 को हुई थी दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ईया ब्रेथवेट कौन थे? ईया ब्रेथवेट एक नॉवेलिस्ट थे, हम देख सकते हैं जैसे इन्होंने नॉवल लिखा वो हम पढ़ रहे हैं। एक डिप्लोमैट थे, एक इंजीनियर थे और एक टीचर भी थे। अब यहाँ पे इस नॉवल में हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली जब उनका टीचिंग वाला फेज चल रहा था, टीचिंग वाले फेज में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या उन्होंने देखा, ये चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब हालांकि ईया ब्रेथवेट जो थे वो सावले थे थोड़े रंग से। ठीक है, तो अब वहां पे रेसिज्म बहुत ज्यादा चल रहा था। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज रेसिज्म? रेसिज्म मतलब ये होता है जब गोरे और काले का फर्क जहां कहीं पे किया जाता है, तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेसिज्म बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस रेसिज्म की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। जैसे सबसे पहली चीज, जब कभी भी बस में ट्रैवल क्या करते थे लोग, उनसे थोड़ा सा मुंह मोड़ लेते थे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट में जब अपनी कोई गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे, खाना खाने के लिए जाते थे, वहां पे भी उनको दिक्कत आती थी। जब घर ढूंढने जाते थे रेंट के लिए, वहां पे भी दिक्कत आती थी। इवन तो जॉब इंटरव्यू जब देने जाते थे तो वहां पे भी उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना क्या करना पड़ता था। और ग्रीन ग्लेड स्कूल में जब वो बच्चों को पढ़ाने गए, तो बच्चों ने भी उनका मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया। और इसी चीज के बारे में हम यहाँ पे क्या आज देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईया ब्रेथवेट के बारे में बता दूं, ईया ब्रेथवेट जो थे वो पले बड़े कहाँ थे? ब्रिटिश गुआइना करके एक जगह है, वहां पे बड़े थे। तो इस ब्रिटिश गुआइना में इनका बर्थ हुआ था, ब्रॉटअप भी वहीं हुए थे। तो इस वजह से ये खुद को क्या एक ब्रिटिश सिटीजन क्या मानते थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारे ईया ब्रेथवेट थे, ईया ब्रेथवेट ने हमारे ग्रेट ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स में क्या किया था? सर्व किया था। और जब वो रॉयल एयरफोर्स में जॉब किया करते थे, तो वहां पे किसी भी तरह का उनको गोरे या फिर काले का फर्क महसूस नहीं होता था, क्योंकि जितने भी लोग हुआ करते थे वो सभी उनको बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट क्या पे किया करते थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जिस दिन ईया ब्रेथवेट की ये जॉब छूट गई, जब ग्रेट ब्रिटेन का काम खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी सावले लोग थे उनको क्या निकाल दिया गया। और निकालने का अब उनकी जो जॉब थी वो तो चली गई थी। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया? अब वही उनके साथ बुरा बर्ताव करना क्या चालू कर दिया दोस्तों। और वहीं पे अगर हम बात करूं तो ईआर ब्रेथवेट, हालांकि अगर मैं बात करूं, मैंने तो बताया आपको कि वो जॉब इंटरव्यू में जाते थे, तो जॉब इंटरव्यू में भी लोग उनको क्या जॉब नहीं देते थे। रीजन ये नहीं था कि ईआर ब्रेथवेट पढ़े लिखे नहीं थे, कि ईआर ब्रेथवेट कैपेबल नहीं थे। ही वॉज कैपेबल, ठीक है, ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज क्वालिफाइड, बट रीजन सिर्फ ये हुआ करता था उनका सावला। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी के गोरे या फिर सावले होने से क्या उसकी एबिलिटी, क्या उसकी कैपेबिलिटी पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। सही बात है ना? तो यही सेम चीज होती थी। अब कहीं ना कहीं ईआर ब्रेथवेट को ये फील होने लगा गया था कि जो ईआर ब्रेथवेट की जो क्वालिफिकेशन है, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी एजुकेशन है, ये सभी के सभी क्या बेकार है।
क्यों? क्योंकि सिर्फ एक रीजन है कि वो सावले हैं। और जब कभी भी वो किसी भी जगह पे क्या दिया इंटरव्यू देने जाते थे, तो इंटरव्यू जब देने जाते थे तो उनको कभी बोल दिया जाता आप बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हो, कभी उनको बोल दिया था अरे यार वो जॉब तो दे दी उनको भाई, कभी उनको बोल दिया जाता था कि जॉब अब हम आपको कॉल करते लेकिन कॉल जाता नहीं था। तो इस बहुत सारी दिक्कतों का उनको क्या सामना क्या पड़ना पड़ता था। और कहीं ना कहीं जो उनके लिए जो देश के लिए जो प्यार था उनका, वो धीरे धीरे क्या हो गया था, चेंज होना क्या शुरू हो गया था। अब यहाँ पे कहीं पे जॉब नहीं मिली तो वो क्या गए ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या ज्वाइन हो गया एज अ टीचर। अब ग्रीन स्लेट स्कूल क्या था मैं आपको बता दूं। ग्रीन स्लेट स्कूल एक ऐसा स्कूल था कि दुनिया भर में जितने भी स्कूल थे उन सभी में से जितने भी शैतान बच्चे थे जिनको स्कूल में से निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था, वो सभी के सभी बच्चों ने कहा एडमिशन लिया था, ग्रीन स्लेट स्कूल में एडमिशन ले लिया था। और उनको एडमिशन देने वाला एक ग्रीन स्लेट स्कूल ही था एकमात्र। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आगे ईयर ब्रेथवेट, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं ईयर ब्रेथवेट रिडिक्यूल्ड एंड बुलीड बाय द स्टूडेंट। ईयर ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट थे उनको बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे जब वो पढ़ाया करते थे। पढ़ाने के दौरान उनसे रफली बात किया करते थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं और उनके कई बार जो शर्मिंदा भी महसूस किया करवाया करते थे दोस्तों। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूं तो अब ईया व्यतीत ने ये अब एक होता है ना कि एक इंसान हमें परेशान करता रहता है तो उसके प्रति हमारे माइंडसेट के अंदर उसके लिए एक माइंडसेट हमारा क्रिएट हो जाता है। क्या माइंडसेट किया कि बदतमीज है, उसको अक्ल नहीं है, ये ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, होता है ना। सेम चीज ऐसा ही ईया व्यतीत के भी माइंड में अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ चीजें क्रिएट हो गई, जैसे डिसरिस्पेक्टफुल स्टूडेंट, मिशीवियस है, मस्तीखोर है, इनको तमीज नहीं है। तो ऐसे कुछ माइंडसेट उनका क्या क्रिएट हो गया था। और होना भी क्यों नहीं था कि बच्चे उनको पहले दिन से ही बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। जब वो पढ़ाया करते थे तो वो डेस्क स्लैम किया करते थे, मतलब डेस्क बजाया करते थे। साथ ही साथ गलत भाषा का प्रयोग किया करते थे और उनको हमेशा क्या बुल्ली किया करते थे। सिर्फ लड़के नहीं, यहाँ पे लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी। लड़कियां भी उनको क्या ये सेम तरीके से चीजें करती थी। लेकिन जब ये लड़कियां करती तो ईया ब्रेथवेट को बहुत गुस्सा आता। गुस्सा क्यों आता था? गुस्सा इसलिए आ जाता है कि एक लड़की को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए क्लास में वो उस तरह से बिहेव नहीं करती थी। और इसी वजह से वो क्या करते थे, वो उनको वर्बली डांटते भी थे। डांटते थे। क्यों डांटते थे? रीजन क्या था डांटने का? रीजन ये था डांटने का कि वो क्या एक लड़की को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए उस तरीके से बिहेव नहीं करते थे। साथ ही साथ क्लास की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। क्लियर हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब अगर आप किसी के प्रति अपना माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो तो जिसके प्रति आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो तो उसके दिमाग में भी तो आपके लिए एक माइंडसेट क्रिएट होगा ना। तो वैसे ही ईरा प्रत्युत के माइंडसेट में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्रिएट हो गया था, डिसरिस्पेक्टफुल है, मिस्chievous है, इल मैनर है। वैसे स्टूडेंट्स के मन में भी ईरा प्रत्युत के लिए कुछ माइंडसेट क्रिएट हो गया था। क्या क्रिएट हुआ गया था कि ये एरोगेंट है, मतलब बहुत गुस्से वाला, खड़ूस है। ठीक है, ये भारी है, हम में से एक नहीं है, हम जैसा कॉमन नहीं है। साथ ही साथ ये एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, क्या तौर तरीके होनी चाहिए, इस चीज की भी क्या इसको आइडिया नहीं है। क्लियर। अब ये क्यों सोचते थे? इसलिए सोचते थे क्योंकि देखो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा बर्ताव करोगे आपको बर्ताव वैसा ही मिलेगा। तो जैसे ही बच्चे उनके साथ बहुत ज्यादा मस्तीखोर थे, ठीक है, मस्ती बहुत ज्यादा करते थे, तो ईआर ब्रेथवेट का रिफ्लेक्सिव में क्या जाता था, गुस्सा निकलता था। ठीक है, डांटते थे, वो पनिश किया करते थे स्टूडेंट्स को। अब हालांकि बच्चे तो बच्चे थे, बच्चे को कहाँ ये सब चीज की अक्ल हुआ करती है कि हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं इसलिए सर हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके माइंड में भी क्या होता था, माइंड में भी ईआर ब्रेथवेट के लिए एक अलग इमेज क्या क्रिएट होती थी। डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब कुछ टाइम बीत गया, प्रत्युत को ये बात समझ में आ गई कि अब वो टाइम नहीं है, ये बच्चों को कुछ अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इनको डांट के पनिश करके अगर मैं करूंगा तो कभी भी ये मेरे साथ क्या मिलजुल नहीं पाएंगे। तो यही चीज है, बोला गया एंगर एंड आउटबर्स्ट वोंट गेन एनी रिस्पेक्ट और एंड कोऑपरेशन। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब अपना उन्होंने चेंजिंग स्टाइल चेंज कर दिया, बच्चों का हैंडल करने का तरीका था उसमें भी बदलाव लाए। और साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब क्या करेंगे, अब वो स्टूडेंट से एज अडल्ट बिहेव करेंगे। एज अडल्ट मतलब उनको एक जैसा रिस्पेक्ट देंगे, उनको एक जैसी इक्वालिटी। वो मुझे सर बुला रहे थे तो मैं भी लड़कों को सर बुलाऊंगा और लड़कियों को क्या मिस क्या बुलाऊंगा, ये उन्होंने क्या मान लिया। ठीक है। साथ ही साथ अब कल्चरल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए वो उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाया करते थे, एक्सकर्शन पे लेके जाया करते थे, म्यूजियम लेके जाया करते थे, थिएटर्स लेके जाया करते थे। अब वो अकेले लेके नहीं जाया करते थे, स्टूडेंट्स होते थे, ईआर होते थे और साथ ही साथ एक फीमेल टीचर भी होती थी, जिनका नाम था मिस विलियम। क्लियर हो गया? डन। इतनी चीजें आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट यू आर
सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या हो गया बेसिकली, अब यहाँ पे हम नॉवेल में एक्चुअली डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम विस्तार में यहाँ पे चीजें देखेंगे। सो लेट्स सी क्या दिया गया है। अब ईया ग्रीनस्टेड एक ऐसा स्कूल था जहां पे ईस्टर का जो मूवमेंट हुआ करता था उसके बाद से एक हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। अब व्हाट मीन बाय हाफ ईयरली रिपोर्ट, बेसिकली इस हाफ ईयरली रिपोर्ट में कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या आधे साल में पढ़ा हुआ है स्कूल में, इस चीज के बारे में स्टूडेंट्स जो थे खुद स्टेज पर आते थे और आके क्या हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या प्रेजेंट क्या करते थे। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करने के लिए अब रिपोर्ट स्टूडेंट काउंसिल क्या प्रेजेंट करना चाहते थे। जो स्टूडेंट के थे स्कूल के वो क्या करते थे, वो रिपोर्ट प्रेजेंट करते थे फैकल्टी के लेकर और साथ ही साथ एंड अदर स्टूडेंट, मतलब बाकी सारे जो स्टूडेंट्स होते थे सारे उनको भी बताते देखिए पूरे साल भर हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीजें हमने सीखी और क्या नया हमने क्या सीखा हुआ और हम क्या आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेथवेथ की जो क्लास थी, अगर हम बात करें ब्रेथवेथ की क्लास सबसे बड़ी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा बोलते ना सीनियर क्लास थी, तो वो रिपोर्ट प्रेजेंट करने सबसे लास्ट में गए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ब्रेथवेथ क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्पीक नॉलेजेबली अबाउट द देयर कोर्स वर्क। अब ब्रेथवेथ की जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक सब्जेक्ट के, आज जितने भी लोग आए उनमें सबसे ज्यादा और बहुत सटीक तरीके से, अगर सटीक मतलब बहुत अच्छी तरीके से जिन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया था वो कौन थे, ईआर ब्रेथवेथ के क्लास के स्टूडेंट्स क्या थे, स्टूडेंट्स बच्चे थे। ठीक है, जहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना लोगों के बारे में पढ़ा, कल्चर्स के बारे में पढ़ा, कस्टम्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, साथ ही साथ इंटरनेशनल और इंटररेशियल कॉपरेशन के बारे में भी उन्होंने बात की। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मीटिंग स्टार्ट करने वाले कौन थे, मिस जोसेफ एंड डेनम थे, जो कि ईआर मेथड के स्टूडेंट थे, जिन्होंने मीटिंग की क्या शुरुआत की थी, फंक्शन को क्या स्टार्ट किया था। मिस्टर फ्लोरियन जो कि हेडमास्टर थे ग्रीन स्लेट स्कूल के, उन्होंने आए और आके उन्होंने वही लंबा चौड़ा भाषण दिया, एड्रेस किया बेसिकली जो मीटिंग किस तरह की होगी, क्या होगी मीटिंग के बारे में बताया। एक लेंथी भाषण उन्होंने क्या दिया हुआ था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हर एक क्लास में क्या होता था, हर एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था और हर एक क्लास का हर एक रिप्रेजेंटेटिव तो जो होते थे वो हर एक सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, साइंस के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, ज्योग्राफी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फिर ये भी बताया गया कि अब जब सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो रिपोर्ट अपना प्रेजेंट करने के बाद हम टीचर्स का कुछ पैनल ऑर्गेनाइज करेंगे और वो टीचर्स का जो पैनल होगा वो बेसिकली क्या करेगी, वो बेसिकली ये बताएंगे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सारे स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चंस का वो जवाब क्या देंगे स्कूल के बिहाफ पे, टीचर्स जितने भी टीचर्स उन टीचर्स के बिहाफ पे क्या वो क्वेश्चंस का आंसर क्या देने वाले। अब कौन से टीचर्स होंगे, पैनल कैसे चीट किया जाएगा, चूज कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने एक चिट्ठी बनाई थी। उस चिट्ठी में जितने भी फैकल्टीज हैं उन सभी फैकल्टीज का नाम लिखा था। वो फैकल्टीज को क्या करते थे, वो चीट उन्होंने उड़ाया, जिस भी फैकल्टी का नाम आएगा वो सारे फैकल्टीज क्या होंगे आपके पैनल में चूज क्या किए जाएंगे। क्लियर हो गया, इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब टीचर अब धीरे धीरे क्या जो स्टूडेंट थे वो स्टेज पर आना चालू हो गए और आके अपना जो रिपोर्ट था वो प्रेजेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे छोटी क्लास थी, सबसे छोटी क्लास क्या कर रही थी, अपना रिप्रेजेंट कर रही थी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी, ये सीक्वेंस है, छोटे से बड़े का सीक्वेंस क्या फॉलो क्या किया गया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो छोटे सबसे छोटी क्लास और सबसे पहली क्लास थी, जो नए नए स्कूल में आए थे बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, अपना लेवल बेस्ट दिया। अब सबसे लास्ट जो थी वो किसकी बारी थी, वो ईआर पेथवेथ की क्लास की बारी थी। क्यों, क्योंकि ईआर पेथवेथ की जो क्लास थी वो सबसे बड़ी क्लास थी। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो अपॉर्चुनिटी भी आई वो सबसे लास्ट है। ठीक है, मिस जोसेफ ने क्या किया, हाईएस्ट क्लास प्रोसीडिंग चालू किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं धीरे धीरे अब उन्होंने क्या किया, अपने सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके क्लास के उनको बुलाया। अब उन्होंने क्या, मिस जोसेफ ने साथ ही साथ क्लैरिफाइंग दैट द कॉमन थीम अंडरलाइंग ऑल देयर स्टडी दिस टर्म इज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। और उन्होंने सारे अपने दोस्तों को तो बुलाए, साथ ही साथ उन्होंने ये क्लियर किया हमारी क्लास का जो मेन सभी जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है हर एक सब्जेक्ट के, वो जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट करें उन सभी में कॉमन थीम क्या है, कॉमन थीम ये कि वो इंटरडिपेंडेंसी बताना चाहते हैं मैनकाइंड के, ह्यूमन बीइंग की। क्लियर हो गया, चलिए शुरू करते हैं। अब क्वार्टर आए, क्वार्टर किसके बारे में बात कर रहे थे, वो फील्ड ऑफ मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे। मिस पेग और जैक्सन है वो ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। फोनमैन आए, ये किसके बारे में, आपके जो साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी के, सॉरी साइकोलॉजी में हो गया, फिजियोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया। और फोरमैन ने क्या कि बोलते हैं ना शो स्टॉपर होता है, ठीक है, शो स्टॉपर मतलब क्या हो गया, शो स्टॉपर मतलब एक ऐसा व्यक्ति आता है जो सभी का ध्यान एक तरफ लेकर आ जाता है। तो वैसे ही फोरमैन और फोरमैन आए जब तो हड्डियों का ढांचा ढांचा लेकर आए, मतलब ये स्केलेटन लेकर आए,
समझ में आ गया। जहां पर उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये मेल का ढांचा है कि ये फीमेल का ढांचा है, फिर उन्होंने बताया कि कोई बता नहीं पाया, तो उन्होंने बताया कि ये फीमेल का ढांचा है, और वही उन्होंने बताया बेसिकली ऑल द पीपल्स वर द सेम, हम सभी क्या एक जैसे, तो हम क्यों एक दूसरे को क्या एक दूसरे से लड़ते एक छोटी छोटी बातों पे। फिर उसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। मिस डॉड ने क्या किया, रिपोर्ट प्रेजेंट किया हिस्ट्री पे। मिस जोसेफ ने किस पे किया, आपकी डोमेस्टिक साइंस पे रिपोर्ट क्या प्रेजेंट किया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे अब डेनम, डेनम अगर मैं बात करूं तो डेनम ने क्या किया, डेनम ने बहुत ही बोलते ना कि बहुत ही अच्छा रिपोर्ट प्रेजेंट किया, जहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने जो पीटी और गेम्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज मतलब उसके अगेंस्ट में चीजें उन्होंने क्या बोली, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पीटी और गेम्स हमारे स्कूल में करवाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इनकंसेप्ट होते हैं, पॉइंटलेस होता है, उसका किसी भी तरह का मतलब नहीं होता, वो सब क्या होता है फालतू क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रैंडमली टीचर्स का पैनल चूज किया गया। मैंने बताया कैसे कि हैट में आज शीट डाल दी गई, जिस भी टीचर का नाम आया उस टीचर को क्या चूज किया गया, जैसे मिस्टर वेस्टर्न थे, मिस जेल एवंस थे और मिस फिलिप्स थी। ठीक है, अब डेनम ने अपनी जो पहली क्वेश्चन थी, जो आप उन्होंने अपना जो क्वेश्चन था पीटी को लेकर वो पूछना चालू किया, और जो मिस्टर वेस्टर्न थे अब वो थोड़े भड़क गए, चिढ़ गए, एक्चुअली मैं कहूंगा वो चिढ़ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस फिलिप्स ने क्या किया, बहुत ही आरामदायक बहुत काम तरीके से क्या हर एक चीज का क्या आंसर दिया, जहां पे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि मिस फिलिप्स कुछ बोलेंगे ही नहीं, और उसके कंपैरिजन में उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या आंसर क्या हर एक चीज का क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 था, जहां पे मैंने आपको बैकग्राउंड के बारे में बेसिकली समझा दिया। ऐसे मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, ऑलरेडी मैंने एक नॉवल कवर कर दिया है, वन शॉट मैंने कवर किया था, इसको मैं पार्ट में लेके चलूंगा। अभी के लिए आप इतना ही करके रखो जितना मैंने करा है। सिनॉप्सिस आप रीड कर लो, आपका समरी आप सॉरी सिनॉप्सिस रीड कर लिया, आप बैकग्राउंड रीड कर लो, और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आगे के पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पे समझ में आ गए, चीजें रेडी है, मैं आपको देने की अभी भी देती हूँ, लेकिन मैं पार्ट में आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे जितनी आप चीजें लेकर आओगे उतना है मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं आपके लिए कई सारी चीजें लेकर आ पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो हर शाम 8:30 बजे आपका और मेरा मिलना होगा, तो स्टे ट्यून ऑन द चैनल, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।